हेलो, हम लोग आज चर्चा करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आप इसके पहले चर्चा हुई थी, याद देख लिया थोड़ा सा, इसको भी समझ लीजिए कि री का मतलब होता है पुनः। री का मतलब पुनः, किसका? कॉम्बिनेंट जो है कॉम्बिनेशन से बना है। कॉम्बिनेंट किससे बना है? कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये कह सकते हैं ये विशेष टेक्नोलॉजी है, बहुत विशेष प्रकार की तकनीक है जिसकी सहायता से हम डीएनए को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, नया निर्माण करते हैं। अब नया निर्माण क्यों करते हैं? नया निर्माण इसीलिए करते हैं कि विज्ञान जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है तो आवश्यकता के अनुसार नए नए प्रकार के पौधे, नए नए प्रकार के जंतु का निर्माण किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो इसका मतलब यही है कि इसमें की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग कौन कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, बात समझ में आ गया? तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें कौन कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर लिखा जाए ऐसे की टूल्स, जो मुख्य रूप से ये टूल्स है ये है विभिन्न प्रकार के। एक हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो जाएगा। नंबर 2 हो जाएगा पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट रहेगा वेक्टर, जो वाहक होता है, और लास्ट है होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो मेन टूल्स है, जैसे उसमें हम लोग पढ़े कि जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है तो उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो टूल्स है वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये जोड़ने का काम करता है। वेक्टर यानी वाहक, वेक्टर यानी कि वाहक, और होस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिस जीव में हमको इसको ट्रांसप्लांट करना है, भेजना है, तो वो होस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो ये मेन टूल्स है जिसका उपयोग हम डीएनए टेक्नोलॉजी में कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब हम देखेंगे कि बारी बारी से एक एक करते हुए चलेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि पहला रहेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर हो गया? अब अगर देखा जाए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि 1963 इसकी खोज हुई थी। क्या हुई थी? खोज हुई थी कि टू एंजाइम जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर restricting, प्रतिबंधित, restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli, where isolated, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो क्या लिखा गया है? 1963 सन 1963 में दो एंजाइमों की खोज हुई, लिखा गया है टू एंजाइम्स खोज हुई। जो दो एंजाइम क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर रिस्ट्रिक्टिंग, प्रतिबंधित करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित, क्या करने के लिए? प्रतिबंधित द ग्रोथ, वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए
दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को प्रतिबंधित करने के लिए दो एंजाइम की खोज हुई थी, कहां, सन 1963 में। अब जरा बैक्टीरियोफेज देख लीजिए, ये इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बैक्टीरिया, फेज का मतलब है ईटिंग, फेज का मतलब ईटिंग। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है यह वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। और ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज को मिला दिया जाए तो क्या हो गया कि वायरस को इन्फेक्ट करता है। तो ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो ये बैक्टीरियोफेज अब किसमें खोज हुई थी, इन इस्चेरिशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है, इस्चेरिशिया कोलाई में खोज हुई थी और निकाला भी गया था, वेयर आइसोलेटेड यानी पृथक किया गया था, निकाला गया था। क्लियर हो गया आपको। फिर अगर एक बार हम सरसरी निकाल से कहें तो कहा जाएगा कि सन 1963 में दो एंजाइमों की खोज हुई, दो एंजाइमों की खोज हुई और जो ये देखा गया कहा था, ये जो एंजाइम होते हैं वह बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को प्रतिबंधित करने वाले होते हैं। और साथ ही इनको जो निकाला गया था, खोजा तो गया था इस्चेरिशिया कोलाई में, उसी को संक्षेप में ई कोलाई भी कहते हैं। तो बहुत पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछता रहता है, इस्चेरिशिया कोलाई को, ई कोलाई को। तो ई कोलाई में खोजा गया था और निकाला गया था। बात समझ में आया। उसी से आइसोलेट किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा और आगे अगर देखेंगे, वन ऑफ दीज एडेड methyl group to DNA while the other cut the DNA क्लियर। अदर क्या करता है, कट द डीएनए, डीएनए को क्या करता है, काटने का काम करता है। द लेटर वाज तो आप देखिए जैसे हम लोग चर्चा की दो एंजाइम की खोज हुई थी। अब इसमें लिखा गया है वन ऑफ दीज एडेड, उसमें से एक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, मेथिल ग्रुप को डीएनए से जोड़ता है। ऐड यानी जोड़ता है। तो दो एंजाइम खोज हुआ था, उसमें एक एंजाइम क्या करता है, मेथिल ग्रुप को डीएनए से जोड़ने का काम करता है। यदि आपको याद हो मेथिल ग्रुप का मतलब समझते हैं केमिस्ट्री में, तो ये हम लोग पढ़े थे, एल्केन पढ़े होंगे। तो एल्केन में से जब एक कार्बन हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए CH4 है, मेथेन है, तो इसमें से एक निकाल देंगे तो ये हो जाएगा CH3। इस वाले को मेथिल कहते हैं या इसी को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आ गया। तो एक वाला जो एंजाइम होता है वह क्या करता है, डीएनए से मेथिल ग्रुप को जोड़ने का काम करता है। फिर आगे देखिए, वाइल जबकि द अदर कट डीएनए, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो दूसरा जो होता है वो डीएनए को काटता है। दूसरा क्या करता है, डीएनए को काटता है। तो जो काटता है बाद में, द लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। बात समझ में आया कि बाद में जो एंजाइम डीएनए को काटता है उसी का नाम रख देगा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। बात समझ में आ गया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। हिंद सेकेंड, ये देखिए उसका जो नाम है रिस्ट्रिक्शन जो इंडोन्यूक्लिएज खोजा गया था
उसका बाद में नाम रखेंगे हिंद सेकेंड। अब अगर देखेंगे हिंद सेकेंड तो ब्रैकेट में कर दिया जाए द फर्स्ट इंडो न्यूक्लिएज। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, उसका नाम रख देंगे हिंद सेकेंड। बात समझ में आया? तो अगर बात आती है व्हाट इज हिंद सेकेंड तो कह देंगे हिंद सेकेंड जो है फर्स्ट इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का नाम रखा गया है। अब याद होगा ये जो एंजाइम जो काम करते हैं वह स्पेसिफिक सीक्वेंस विशेष क्रम होता है तो उसी पे वो काम करते हैं। विशेष क्रम होता है तो उसी पे काम करते हैं। याद होगा आपको जैसे मान लीजिए ग्लूकोज एंजाइम है, ग्लूकेज, तो जो ग्लूकोज मिलेगा तभी उस पे काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। तो ये एंजाइम है वो विशेष प्रकार का सीक्वेंस मिलता है तभी काम करते थे, तो काम नहीं करते हैं। क्लियर हो गया आपको? आगे दिखे इट कट, यह काटता है। इट कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, यह डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? काटता है। कट एट ए पर्टिकुलर विशेष पॉइंट बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ठीक है? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे लिखा गया है कि यह जो क्या करता है, जो हिंद सेकेंड है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कहते हैं, वो क्या करता है? काटता है। तो आगे लिखा गया इट कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, यह डीएनए के अणुओं को काटता है एट ए पर्टिकुलर यानी विशेष पर्टिकुलर पॉइंट, विशेष बिंदु से काटता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट दे। बात समझ में आया? तो विशेष बिंदु से ही काटता है। लिखा गया है आप स्पेसिफिक सीक्वेंस, विशेष क्रम पे ही काटता है। और वो सीक्वेंस कितना? 6 बेस पेयर का होना चाहिए। अंडरलाइन बहुत याद कर लीजिएगा कि जो ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है या हिंद सेकेंड है, वो जब काटता है तो 6 बेस पेयर वाला जो सीक्वेंस आता है और विशेष होता है तभी उसमें काटता है, नहीं तो नहीं काटता है। अब उस विशेष जो बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है उसी को रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। रिकॉग्नाइजेशन पहचानना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, सम्मान करना होता है, जानते ही है। तो उसी प्रकार रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस तो कह सकते हैं कि वह विशेष क्रम, बेस पेयरों का वह विशेष क्रम जिससे हिंद जो है वह क्या कहता है? हिंद सेकेंड काटने का काम करता है, डीएनए को काटता है, उसी को रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा? ठीक है। नाउ देखा जाए, नाउ 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स isolated from 230 strands of bacteria। ठीक है? अब देखिए यहां पे देखने वाली बात है कि अभी हम लोग 1963 की बात किए थे। 1963 में क्या हुआ था? दो एंजाइम की खोज हुई थी, आइसोलेट किया गया था, पृथक किया था। लेकिन आज आज देखेंगे तो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हो चुकी। 900 रिस्ट्रिक्शन
जो एंजाइम है उसकी खोज हो चुकी है और आइसोलेटेड उनको अलग किया गया था। कहां से? 230 स्ट्रेन यानी 230 प्रकार के बैक्टीरियाओं से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या करेगी? खोज की गई है। क्लियर हो गया? तो इसमें ठीक है। और आप देखेंगे तो नेमिंग ऑफ एंजाइम, नेमिंग ऑफ एंजाइम जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वह क्या करता है? जीन्स को प्रदर्शित करता है, GENES, जीन्स को प्रदर्शित करता है। उसके बाद सेकेंड टू लेटर SECUN, सेकेंड टू होता है, वह क्या करता है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम which they were isolated, और अगर देखा जाए तो थर्ड है, थर्ड जो लेटर है THIRD, तो जो थर्ड लेटर है वह क्या करता है? स्ट्रैन, STRAIN, स्ट्रैन में प्रबोध होता है और उसके आगे रोमन में लिख देते हैं, रोमन अक्षर में लिख देते हैं। ये आर्डर है, आर्डर इन विच द एंजाइम वेयर isolated from that strain of bacteria, that strain of bacteria. ठीक है। अब देखिए जो एंजाइमों का जो नामकरण है, जैसे आप देख रहे हैं नेमिंग ऑफ एंजाइम, नेमिंग ऑफ एंजाइम, तो ये बनाया गया है, तो देखिए लिखा गया फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर क्या करता है? उसको जीन्स को, जैसे देखिए ई को आर फर्स्ट है, तो जिसमें ई है वो क्या हो गया? देखिए यहां लिखा गया फर्स्ट, वो उसके जीन्स को प्रदर्शित करता है। ई को क्या करता है? उसके जीन्स को प्रदर्शित करता है। और जो सेकेंड टू है, दूसरा जो दो अक्षर है, वह उस प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता है जिसे वो आइसोलेटेड किया गया है। तो यहाँ देखिए ये दो अक्षर सेकेंड वाला, ये फर्स्ट लेटर वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया। यह जिस प्रोकैरियोटिक से प्राप्त हुआ है उसको प्रदर्शित करता है। याद होगा आपको कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो CO का मतलब हो गया कोलाई। ठीक है। आर का मतलब है स्ट्रेन, तीसरा जो है आर का मतलब हो गया स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब प्रबोध, प्रबोध का मतलब अगर सामान्य चीजें समझे तो प्रकार से मतलब है। जैसे आप पढ़ोगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बात समझ में आ गया? तो आर का मतलब हो गया प्रबोध। और उसके आगे ये रोमन में अंक लिखा गया 1 है। ये क्या करता है? ऑर्डर यानी कि ऑर्डर यानी क्रम को प्रदर्शित करता है। कि अगर मान लीजिए सबसे पहले जो किया गया था तो ई को R1 हो जाएगा। यदि उसी बैक्टीरिया से अगर दूसरा कोई एंजाइम अगर खोजा गया तो हो जाएगा ECOR सेकेंड। बात समझ में आ गया? तो उसके आगे जो रोमन है, रोमन अंक में जो लिखा गया वो ये प्रदर्शित करता है कि कौन से क्रम में हम प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? कौन से क्रम में हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ एंजाइम। फिर वापस एक बार करते हैं कि नेमिंग ऑफ एंजाइम जो होता है, पहला जो अक्षर होता है वो उसके जीन्स को प्रदर्शित करता है, दूसरा जो दो अक्षर है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता है कि जिससे वह क्या किया गया? निकाला गया है, आइसोलेटेड किया गया है। और तीसरा जो है वो उसके स्ट्रेन यानी प्रबोध को प्रदर्शित करता है। और जो उसके आगे रोमन अंक लिखे गए रहते हैं वह यह प्रदर्शित करता है कि क्या हो गया? कि किस क्रम में उस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है।
क्लियर हो गया आपको? तो अभी आपने देखा कि नेमिंग क्या हो गया कि एंजाइमों का जो नामकरण है वो कैसे करते हैं, और कौन से एंजाइम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका हम जो नामकरण करते हैं कैसे कैसे करते हैं, तो उसमें भी कुछ मानक है, उस मानक के हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। मानक के हिसाब से नामकरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स BELONG बिलोंग्स संबंधित होता है टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम called न्यूक्लिएज। देखिए तो जो एंजाइम है, जो क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वह क्या है विशेष लिखा गया है कि यह जो एंजाइम होता है वह बिलोंग से संबंधित होता है एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिसे न्यूक्लिएज कहते हैं। तो न्यूक्लिएज एंजाइम के क्लास से संबंधित होता है, यानी रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वह क्या है एक प्रकार का न्यूक्लिएज है, एक प्रकार का क्या है न्यूक्लिएज है। थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं कि जो एंजाइमों का नामकरण होता है, एंजाइमों का जो नामकरण होता है वह जिस पदार्थ पे वो काम करता है उसी के अंत में ASE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ASE जोड़ देते हैं तो उसका नाम हो जाता है। जैसे अगर ग्लूकोज पे कोई एंजाइम काम करता है तो उसको कहेंगे ग्लूकेज। क्या कहेंगे? ग्लूकेज। लाइफ का मतलब होता है फैट, लाइफ का मतलब फैट, तो जो फैट पे जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं लाइपेज। क्या करते हैं उसको? लाइपेज। अब जो न्यूक्लिक एसिड पे जो काम करेगा उसको कहेंगे न्यूक्लिएज। याद होगा आपको न्यूक्लिक एसिड में डीएनए चाहे आरएनए, तो ऐसा एंजाइम जो काम करता हो डीएनए या आरएनए पर तो उसको कहेंगे न्यूक्लिएज। तो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है वह भी एक प्रकार का क्या है न्यूक्लिएज होता है, वह भी एक प्रकार क्या है न्यूक्लिएज होता है। अब ये देखेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा आ जाएगा इंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, ये क्या करता है रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द ends of DNA। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एक्सोन्यूक्लिएज। तो ये क्या करता है कि रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इंड्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के किनारे से काटता है। डीएनए से क्या डीएनए के किनारे से काटता है तो उसको एक्सोन्यूक्लिएज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लिएज कहते हैं। और जो इंडोन्यूक्लिएज होता है यह क्या करता है मेक कट चिन्ह बनाता है एट स्पेसिफिक पोजीशन विथ इन द डीएनए। ठीक है, तो ये क्या करता है इंडोन्यूक्लिएज। तो यह क्या करता है काटता है, लिखा मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, विशेष बिंदु पे ही क्या करता है काटता है, और वो भी विद इन ये अंदर द डीएनए। बात समझ में आया? तो ये डीएनए को अंदर से काटता है। क्लियर हो गया? तो अगर मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है क्या करता है डीएनए को काटता है। अब वो पूछ दे कि कहां से, बीच में से काटता है पहला विकल्प, दूसरा किनारे से काटता है, दोनों से काटता है, और तीसरा कोई नहीं। बात समझ में आएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कहां से काटा किनारे से। कहां से काटा एंड से यानी किनारे से, एक्सोन्यूक्लिएज। और इसका भी मतलब देखिए कहीं भी अगर एक्स आए, कहीं भी एक्स शब्द आए मतलब बाहर,
एक्स माने बाहर, कभी पिक्चर हॉल या उसमें गया होंगे तो कहीं एग्जिट लिखा रहता है, निकास। एक्स माने बाहर, ठीक है, और इंडो का मतलब इनसाइड, इंडो माने इनसाइड। तो इंडियो न्यूक्लियस क्या हो गया, वो डीएनए को अंदर से काटता है। डीएनए को कहां से काटेगा, अंदर से काटेगा, तो उसको कहते हैं इंडो न्यूक्लियस। अब यही दे दे कि इंडो न्यूक्लियस कट्स डीएनए, इंडो न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को काटता है। विकल्प दे दे ऑप्शन इंड ऑफ डीएनए, मिड ऑफ डीएनए, ए एंड बी एंड नन ऑफ देम, तो हो जाएगा मिड ऑफ डीएनए। लेकिन हमेशा यह याद रहे कि यह जो होता है विशेष बिंदु से ही काटता है। बात समझ में आया? तो ये जो न्यूक्लियस है क्या हो गया, एक्सो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस, ये दोनों क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है। क्या है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है। अब देखिए जो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन, जो एंजाइम जो काटने वाला जो काम कर रहा है, वो उसमें देखिए लिखा गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पहले वो पहचानता है, इंस्पेक्टिंग करता है, पहचानता है द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लंबाई को पहचानता है, और पहचानने के बाद जो विशेष सीक्वेंस होता है उसको भी पहचानता है। तब ये क्या करता है, काटने का काम करता है। जैसे पहले भी चर्चा हुई थी, ऐसा नहीं कि कहीं से काट दे, तो ये उसको क्या करता है, काटने का काम करता है। कब, पहले इंस्पेक्शन कर लेता है, तब इंस्पेक्शन कर लेता है, जांच कर लेता है, विशेष सीक्वेंस आता है तब उसको काटता है, नहीं तो नहीं काटता है। अब लिखा गया इसमें देखिए कट्स, काटता है, कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, STRANDS, दोनों तंतुओं को ऑफ द डबल हेलिक्स, HELIX, हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स in their sugar phosphate backbones, ठीक है। तो ये लिखा गया है, यह काटता है दोनों तंतुओं को, कहां से, कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड, दो तंतुओं को काटता है एट डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, और ये भी कौन, सुगर फास्फेट बैकबोन। सुगर फास्फेट जो बैकबोन है वही से क्या करता है, ये काटने का काम करता है, ठीक है। आगे और लिखेंगे, ये है ईच restriction endonucleate, recognizes, पहचानता है, recognizes a specific, ये हो गया पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड sequence in the DNA, ठीक है। तो लिखा गया जो काटने का जो काम करता है वो विशेष प्रकार के क्रम में, और उस क्रम को क्या किया, पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, उसी पे काटने का काम करता है। बात समझ, लिखा गया रिकॉग्नाइज, पहचानता है, जब वो आता तभी एक प्रक्रिया शुरू होती है। और जो अब देखिए, अब आ गया एक साथ पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो ऐसा सीक्वेंस, बेस पेयरों का ऐसा सीक्वेंस जो डीएनए में पाया जाता है, जिसमें से दोनों तरफ से, आगे से चले या पीछे से चले, तो दोनों एक ही जैसा दिखाई दे। जैसे मलयालम है, ये आगे से पढ़ते हैं तो भी मलयालम, पीछे से पढ़ते हैं तो भी मलयालम। तो ऐसे सीक्वेंस को पैलेंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलेंड्रोम कहते हैं।
तो पैलिंड्रोम क्या हो गया, वो विशेष सीक्वेंस हो गया बेस पेयरों का। किस पे पाया जाएगा, डीएनए पर। किस पे पाया जाएगा, डीएनए पे पाया जाएगा। क्या होता है, जो आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े उसका जो क्रम होता है एक जैसे ही दिखाई दे। तो इस बेस पेयरों के जो क्रम होता है उसी को कहते हैं पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं उसी को, पैलिंड्रोम। तो वही बात लिखा गया है, ये है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम इन डीएनए इज ए सीक्वेंस, SEQUENC सीक्वेंस। सीक्वेंस है ऑफ बेस पेयर, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, sequence of base pair that reads shape on the same on the two strands when ओरिएंटेशन का मतलब होता है विन्यास। ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। ठीक है, इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ओरिएंटेशन ये है 5 डैश है, ये 3 डैश है, तो उल्टा कर दिया गया तो ये हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा 5 डैश। अगर इसमें बेस पेयर का काम देखें तो इसे मान लीजिए यहां पे लिख दिया जाए GAATT और रहेगा C, और यही उल्टा लीजिए हो जाए GCTTA और G। ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं दोनों का सीक्वेंस। तो इधर से पढ़ेंगे यहां से GAATTC हो जाए, इधर से पढ़ते हैं GAATT और C। बात समझ में आ गया। तो इसी को कहते हैं पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। यही लिखा गया है पैलिंड्रोम इन डीएनए। पैलिंड्रोम जो डीएनए में पैलिंड्रोम होता है वह क्या है, इज ए सीक्वेंस, क्रम है। इज ए सीक्वेंस, क्रम है किसका, बेस पेयरों का। किसका क्रम है, बेस पेयरों का। That reads same, हम जैसा उसको पढ़ते हैं सेम होता है on the two strands, दोनों तंतुओं पर when orientation of reading is kept, जब हम उसके विन्यास को बदल देते हैं, इधर से पढ़ते हैं तब भी, उधर से पढ़ते हैं तब भी, तो उसी को कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे मान लीजिए मलयालम लिखा गया था तो समझाने के लिए बात हुई, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं इधर से पढ़ेंगे तब भी और उधर से पढ़ेंगे तब भी, तो उसी को कहते हैं पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। अब जब क्या होता है, जब डीएनए कटता है, जब डीएनए आपने देखा कि काटने का काम होता है पैलिंड्रोम से, तो डीएनए जब कटता है तो जो दोनों किनारे होते हैं STICKY स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। ठीक है, अब जब दोनों जो तंतु होते हैं वह जब कटते हैं पैलिंड्रोम से तो दोनों जो सिरा होता है वह क्या होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा हो जाता है, जिसके पर क्या होता है दूसरा जीन जुड़ने का काम करता है, तो स्टिकी एंड हो जाता है। और यह स्टिकी जो होता है वह क्या होता है, लाइगेज एंजाइम का, यानी कि स्टिकनेस जो होता है, यानी स्टिकनेस जो होता है आप स्ट्रैंड्स, वो क्या होता है किसकी वजह से, ड्यू टू लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम में पाया जाता है, उसी की वजह से स्टिकनेस होता है, और इसी स्टिकनेस पर वो क्या करता है, डीएनए जो होता है जुड़ने का काम करता है। डीएनए क्या करता है, जुड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसमें हम लोग चर्चा किए कि क्या होता है, इसका जब काटता है तो पैलिंड्रोम हो गया, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का लेते हैं इस टर्म को। तो यहाँ जब पैलिंड्रोम हुआ तो ये काटा, तो ये देखिए
ये वाला सिरा आप लोग बताते क्या हो गया, स्टिकी हो गया। यहाँ देखिए CG है, TTAA है। एक बात फिर समझ में आएगा। तो ये जो सिरा है स्टिकी है, किसके वजह से, लाइगेज एंजाइम की वजह से। यहाँ देखिए, यहाँ जो फॉरेन जीन है जिसको हमको जोड़ना है, दूसरे जो जीवों से जीन आया है, DNA आया है, उसको फॉरेन DNA लिख दिया गया। अब इसमें भी पैलिंड्रोम है, इसमें भी पैलिंड्रोम है। अब इसके पैलिंड्रोम से क्या किया, इसको काट दिया, तो इसका ये वाला सिरा स्टिकी हो गया और इसका ये वाला सिरा स्टिकी हो गया। दोनों आपस में क्या हो गया, ऐसे जुड़ गए, तो ये वाला संरचना बन गई। यानी कि यह हो गया रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, यानी ये है एक जीव का था और वो दूसरे जीव का था, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, प्रत्यारोपित कर देंगे। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA भाई दूसरे जीन को जोड़ा। अब एक प्रश्न इसमें भी दिया है कि जैसे आप देखेंगे किताब में, आपके बुक में दिया हुआ है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वही DNA को काटने का काम करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में का जो काम है वो रिस्ट्रिक्शन इन जो न्यूक्लियस की वजह से ही संभव है। अगर रिस्ट्रिक्शन इन जो न्यूक्लियस नहीं रहता तो काटने का काम नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन जोड़ने का जब भी प्रश्न, अगर बाली प्रश्न, तो क्या हो गया, ये जोड़ने का काम करता। जब जोड़ दिया गया तो रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट आप जानते हैं कि DNA का बहुत छोटा सा खंड जो क्या करता है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसी को जीन कहते हैं। तो ये जीन जहां भी रहेगा अपने कैरेक्टर को शो करेगा, अपने कैरेक्टर लक्षण को शो करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, हम नए नए प्रकार के पौधे, नए प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये था क्या हो गया, हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसमें हमने टूल्स पढ़ा था और टूल्स में पहला पढ़ा था कि क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू।